मुकेश माहेश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मुकेश माहेश्वरी आपके समक्ष मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। वैसे तो ओवरऑल स्ट्रेटजी मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, लेकिन यहाँ पर जो अभी आने वाली एग्जाम 21 मई की उसको ध्यान में रखकर मैं ये नोट कर रहा हूँ। हमारे पास वी हैव ओनली 30 days and in 30 days how we can prepare effectively, confidently and comfortably so that we can go through MPPSC प्री सक्सेसफुली। प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का उद्देश्य है हमारा, क्योंकि साध्य के अनुसार ही साधन होना चाहिए। तो साध्य हमारा प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने का है और उसके लिए हम कैसे साधन अपनाएं। दिस इज द मास्टर स्ट्रेटजी एंड आई विल टॉक एवरीथिंग अंडर दैट मास्टर स्ट्रेटजी बाय मुकेश माहेश्वरी। तो देखिए, ये मास्टर स्ट्रेटजी क्या है, इसको ध्यान में रखने के पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास में दो पेपर है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू। पेपर टू का जो नेचर है एप्टीट्यूड है, जिसमें संचार है, कम्युनिकेशन है ना, थोड़े से बुद्धिमत्ता वगैरह के जो इंटेलेक्चुअल ये क्वेश्चंस होते हैं, इसमें सबके कट ऑफ मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन टू क्लेरिफाई द एग्जाम। जब आप इतना मिनिमम मार्क्स लाएंगे तो ही आपका पहला पेपर जो है उसका स्कोर जांचा जाएगा और उसके आधार पर इस पहले पेपर में जो भी कुछ आपके मार्क्स से मेरिट बनेगी उसके आधार पर ही आपको मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके मार्क्स के आधार पर नहीं, इसके मार्क्स के आधार पर तो सिर्फ इतना होगा कि मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ले आए, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स, इधर इट इज 60% या 80%, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग भी फर्स्ट पेपर का वहीं तक है जहां तक आप मिनिमम कट ऑफ मार्क्स ले आए और उस मिनिमम कट ऑफ मार्क्स के आधार पर आपको मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिल जाए, क्योंकि इसके मार्क्स भी आपके फाइनल रिजल्ट्स में नहीं ऐड होंगे। यह भी एक क्वालिफाइंग पेपर है फॉर द मेंस। यह क्वालिफाइंग पेपर है फॉर द फर्स्ट पेपर टू बी चेक्ड। इसके लिए ये चेक हो आपका पेपर, इसके लिए ये क्वालिफाइंग, लेकिन ये क्वालिफाइंग है मेंस एग्जाम में एलिजिबिलिटी तय करने के लिए। ये जो पेपर पहला पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी तैयारी कैसे की जाए मैं यहाँ पे आपको वही डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। और इसका जो सिलेबस है उसको संक्षिप्त में बता दूं आपको। ये आपका मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति, आप देखें 10 टॉपिक्स आर देयर। इसमें मध्य प्रदेश के 1, 2 राज्य की संवैधानिक संस्थाएं, ये तीन टॉपिक्स जो है वो सीधे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पेपर है आपके बाकी के विज्ञान एवं पर्यावरण, ये इंग्लिश में आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, यानी ये करेंट्स की साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आईटी का पेपर है। एक सूचना एसटी का पेपर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आईटी जो पेपर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी आपका किससे संबंधित है, करंट से संबंधित है। करंट्स की सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल तो बहुत कम पार्ट पूछा जाता है, जो नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आईटी सेक्टर्स में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्योर करेंट्स है और राष्ट्रीय प्रादेशिक संवैधानिक संबंधित संस्थाएं, इसमें करेंट्स और ट्रेडिशनल दोनों है। लोक सेवा आयोग क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय जो आपका ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो, इलेक्शन कमीशन के, ऐसी संस्थाएं हैं। राज्य का महिला आयोग, राज्य का लोक सेवा आयोग, राज्य महिला आयोग, ठीक है, राज्य ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है आपका मानवाधिकार आयोग, ये सब चीजें जो है प्रादेशिक संस्थाएं। लेकिन इनमें से कुछ संस्थाएं संवैधानिक है, यानी ऑलरेडी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, लाइक लोक सेवा आयोग, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लाइक केक, दिस आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनका मेंशन। और कुछ संवैधानिक संस्थाएं होती है, संवैधानिक संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन लेजिस्लेशंस के माध्यम से इधर द सेंट्रल लेजिस्लेशंस, पार्लियामेंट्री और द स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारी, उन्होंने पास किया है और उस पर्टिकुलर संस्था को खड़ा करने के लिए। तो इसे विधान के द्वारा, नियमों के द्वारा संवैधानिक संस्थाएं जब अस्तित्व में लेती है तो वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है, ठीक है, जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, असंवैधानिक नहीं होती, संविधानेतर होती है। तो ये जो हमारा सिलेबस है 10 टॉपिक्स आ गए, इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति साहित्य, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल है, ठीक है, और राज्य की संवैधानिक यानी राजव्यवस्था का संबंध संवैधानिक संविधिक संस्थाओं से भी है, को रिलेट करके पढ़ना चाहिए। तो ये हमारे हैं। इसमें आपको लगेगा कि देखिए मध्य प्रदेश का पहला
टॉपिक मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा मध्य प्रदेश से सिलेबस शुरू होता है, यानी मध्य प्रदेश को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। जितने टॉपिक से सीधे सीधे इस टॉपिक है, टॉपिक के हिसाब से ही जो पेपर सेटर है वो सामने रखेगा सिलेबस, उसके आधार पे पेपर सेट करेगा, क्वेश्चंस बनाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन टॉपिक्स के हिसाब से भी तैयारी आपको करना है। और मैंने आप देखेंगे जो मध्य प्रदेश एमपीजी के है, इसको मैंने टॉपिक वाइज ही रखा है। मध्य प्रदेश के जो टॉपिक्स हैं वो इसके आधार पे चलते हैं, मध्य प्रदेश के से रिलेटेड। एमपीजी के भी 2 आप किताबें हैं, एक सामान्य ज्ञान की है और एक वस्तु में से एमसीक्यू भी है, तो वो आपको देखना है। खैर, अब मैं यहाँ पे आपको जो बताने जा रहा हूं, ये सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी एग्जाम होती है वो एग्जाम होती क्या है, सिलेबस है और एक पैटर्न है। सिलेबस और पैटर्न के ऊपर ही पूरा परीक्षा का ढांचा जो है वो निर्भर करता है। तो जो सिलेबस है वो सिलेबस मैंने आपको बताया, इसमें 10 टॉपिक्स आ गए, वो 10 टॉपिक्स को मैंने ऐसे जमाया है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमपीजी के है, तो मैंने यहाँ एमपीजी के, ये आप देखिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपीजी के क्यों इंपॉर्टेंट है कि टोटल ओवरऑल जो वॉल्यूम है आपका, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेबस, वॉल्यूम ऑफ द सिलेबस। ये जो 90% है, इसमें आप देखेंगे इतिहास है, भूगोल है, राज व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, साइंस, विज्ञान एवं पर्यावरण जो है, तो एक साइंस आपका ट्रेडिशनल साइंस है जिसमें बायो है, बॉटनी है, जियोलॉजी है, ये सब चीजें हैं आपकी, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, ये सब साइंस है। पर्यावरण है जो आपकी 7th यूनिट है पर्यावरण, ये सब जो है ये सिलेबस है आपका। यहाँ जो पर्यावरण है इसको इन्होंने एक स्पेसिफिक टॉपिक बना दिया है। यहाँ से हम इसको कट करते हैं, ये यहाँ पर आपका विज्ञान एवं पर्यावरण, साइंस टेक्नोलॉजी इंग्लिश में, लेकिन यहाँ पर्यावरण भी हिंदी में दिया हुआ, आप देखिए ये यहाँ पे शामिल है। तो इसमें आपको ये जो शेष हमारा पूरा है, ये अर्थव्यवस्था भी जो है ये करंट से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। करंट्स को भी मैंने इसमें रखा है, ठीक है। तो ये इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, साइंस, इन सब का वॉल्यूम जब आप देखेंगे तो ये 90% पार्ट कवर करता है आपके सिलेबस का। लेकिन ये जो है 4%, 1%, 2%, 3% ओवरऑल दिस काउंट्स एज मच एज 10%। ये जो 10% आपका सिलेबस है ये 90% में भी भारी है। वाई? क्योंकि ये जो 10% है इसका रोल आप देखेंगे, इसका रोल देखिए आप, इसका रोल ये है, ये रोल कितना हो गया, लगभग 50% रोल हो गया। 50% रोल कितना, 10% ऑफ सिलेबस। टोटल वॉल्यूम का 10% आपको पढ़ना है, लेकिन टोटल 50% आपको ये एग्जाम पेपर में दिखाई देगा। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान पर्यावरण, सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। यहां से तो आपको बिखरे हुए क्वेश्चंस मिलेंगे। इतिहास के 2-3 क्वेश्चंस आए, फिर आखिरी में कहीं जाके 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको इसको इग्नोर करना है, स्मार्टली इसको भी यू शुड प्रिपेयर, बट हाउ स्मार्टली, कैसे, आई विल एक्सप्लेन। तो ये जो आपका 10% सिलेबस है इसको आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना, आपका हेडेक खत्म हो जाएगा जब आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। इसमें बहुत डिटेल, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव स्टडी की जरूरत पड़ेगी, तब जाके यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस फ्रॉम ऑन पर्टिकुलर दिस टॉपिक्स which I highlighted as 4%, 1%, 2%, 3% of the syllabus. I highlighted these topics as far as the role in the exam is concerned. Why? 4% MPCK, 30% questions are there. So it needs to be highlighted.
It needs to be invited you to emphasize over that particular topic. तो आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी यहाँ पर आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव दोनों स्टडी की ज़रूरत है। आप बहुत विस्तार से भी पढ़िए और बहुत ध्यान से भी पढ़िए, गहन अध्ययन और विस्तारित अध्ययन, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, बोथ टाइप ऑफ स्टडीज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर 4 टॉपिक्स। सीधे सीधे टॉपिक्स है, सीधे सीधे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं और ये एनालिसिस प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उनको देखकर आपको समझ में आएगा। बहरहाल अब करना कैसे है ये भी देख लेते हैं, कैसे आप स्टडी करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं यहां पे, ये देखिए आप, ये जो आपका मैंने बताया आपको सिलेबस के हिसाब से, तो पहला टॉपिक आपको मैंने एमपीजीके बताया। क्यों बताया? क्योंकि आप देखिए इस एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम्स में आप देखेंगे पहले पेपर की बात हो रही है, पेपर फर्स्ट। ये पेपर 1 की बात जो हो रही है, इसमें आप देखेंगे कि जो एमपीजीके वाला पार्ट है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं मेरी किताब आती है आप पढ़ो इसको, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। अब एमपीजीके को आपको कैसे पढ़ना है, 30%, कभी कभी 38 क्वेश्चन 39 क्वेश्चन भी फ्रेम हुए, कभी 20 भी हुए, लेकिन अभी का ट्रेंड जो है वो बतला रहा है कि 30% प्लस क्वेश्चंस में बी फ्रेम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहां पर आपको एक्सटेंसिव स्टडी करना, इंटेंसिव करना, दोनों एग्जाम्स की कैसे प्रिपरेशन होगी। आप इसकी थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़िए आप। मैंने जो एमपीजीके लिखा है उस एमपीजीके में टॉपिक वाइज मैंने दिया है, चैप्टर्स आर देयर एंड टॉपिक्स आर देयर, ठीक है। तो ये टॉपिक्स जो है आपको एक एक करके 1 2 3 4 सिक्वेंशियल ऑर्डर में, इस किताब को ऐसे ही सिक्वेंशियल ऑर्डर में चलाइए जैसे मैंने चलाया है, क्योंकि वो कंसेप्ट है उसके पीछे, ठीक है, वैसे ही चलाइए। वैसे टॉपिक्स आपके जमे हुए भी, एग्जाम सेंटर भी वहीं से ऐसे ही ध्यान में रखेगा जैसा उसने सिलेबस दिया है। थ्योरी देखिए और इसके बाद में एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज हर टॉपिक के बाद भी दे रखे हैं, आपको उसको टेस्ट पेपर बना लेना है। आपको पहले थ्योरी का एक टॉपिक पढ़ना है, पहला टॉपिक जो है जनरल इंट्रोडक्शन का है, फर्स्ट टॉपिक। तो आपको एमसीक्यू से भी जो टॉपिक जहां पर भी दिया हुआ है जनरल इंट्रोडक्शन में ही पहला टॉपिक वहां का है, आप पहले इसको स्टडी कीजिए, फर्स्ट स्टडी दैट, देन इसका जो एमसीक्यूज है वो आप अटेम्प्ट कीजिए। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है, जो आपने यहां पढ़ा है थ्योरी में उसको आपने क्वेश्चन पढ़ा है, फिर आपने उसके एमसीक्यूज जब देखा यहाँ पे एमसीक्यूज, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा, आपका एक तरह से रिवीजन हुआ है। जब आपने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, देन अगेन कम टू दैट थ्योरी, वो किताब पे आइए जो मैंने दी है आपको, उस किताब में आप वापस यहाँ आइए और उसके बाद इस टॉपिक के पीछे जो एक टेस्ट पेपर जैसा बनाया हुआ है उसको अटेम्प्ट कीजिए। उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप उसको टिक कीजिए और देखिए आप फिर जो आंसर शीट है कितने क्वेश्चंस आपने सक्सेसफुली अटेम्प्ट किए, कहाँ त्रुटि हुई, क्यों हुई, उसको भी देखिए आप, ठीक है। तो आपको ये एमपीजीके इस तरह से पढ़ना है और इसमें कहाँ का प्रॉब्लम, कैसे इसको कमांड कर सकते हैं। आई विल हैविंग सम फर्दर मोर एपिसोड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स, ठीक है। एमपीजीके भी लूंगा, पॉलिटी, इतिहास। तो आपको जहाँ पे यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स इन रीडिंग एज वेल एज इन रिमेम्बरिंग द फैक्ट्स, तो आई विल कम विद दैट episodes and the lectures, so you will be having good command over the entire material। अब एमपीजीके आपको इस तरह से पढ़ना है। अब हम देखते हैं दूसरा जो है आपका एमपीजीके पढ़ने के बाद में जो दूसरे टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक, जो लास्ट चैप्टर है आपका 10th यूनिट्स, संविधिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और संवैधानिक निकाय।
संवैधानिक संवैधानिक गाइड 2% सिलेबस इज कवर्ड ऑलमोस्ट। ये मैंने आपका मेरा एनालिसिस है ये, है ना, विथ सम वेरिएशन विथ सम टॉलरेंस। तो संवैधानिक और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं आपकी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी आपके पास में किताबें हैं वहां से पढ़िए। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है आपकी वो भी सब उसमें दी हुई होती है, भले वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बुक हो लेकिन उसमें दी हुई है। मेरी एक क्वालिटी इंग्लिश में बहुत अच्छी आ रही है, मेरा नोट्स अवेलेबल है, आप मुकेश माहेश्वरी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। खैर, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इनको आप पढ़िए। जब आप संविधान पढ़ते हैं, एक राज्य व्यवस्था वाला टॉपिक है, वहां से आप ऐसा सोचें कि हम यहाँ राज्य व्यवस्था पढ़ लेते हैं, ये टॉपिक भी कंप्लीट नहीं, इसको पृथक से इसमें मेरी किताब आती है संवैधानिक आयोग, आप पाएंगे सब क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। तो आप उनके आधार पर इसकी स्टडी कीजिए, जिससे आपको ये जो 7-8% इसका जो पोर्शन पार्ट है इन दी एग्जामिनेशंस वो आप सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर सकें। ये है। तीसरा आप टॉपिक देखेंगे इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो विज्ञान पर्यावरण साइंस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है प्लस इन्वायरमेंट। ये जो पर्यावरण साइंस टेक्नोलॉजी है इसको आप करंट्स के साथ में मिला के पढ़िए। इसको करंट्स जब भी कोई टॉपिक उठाया आपने कि हमारे यहाँ कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो अभी क्या स्थिति है, ठीक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हमारी कुछ पर्यावरणीय चीजें आई है, वो क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी में अभी न्यू डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, एआई में क्या हो रहा है, ये सब चीजें। हालांकि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी इसी का पार्ट है, साइंस टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी। तो इसमें आपको कंप्यूटर वगैरह जो ट्रेडिशनल एज वेल एज जो लेटेस्ट करंट्स, इन दोनों को ध्यान में। लेटेस्ट करंट्स जो है आईटी से वो 2-3 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, है ना, जैसे एआई अभी एलन मस्क ने बोला इसके बारे में, एलन मस्क कौन है, टेस्ला का सीईओ, ये सब क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो एआई अभी वार में बहुत सारी चीजें चल रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ रही है, इसका क्या रिलेशन है आईटी से, ये सब चीजें जो है आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस है उसको आप कैसे पढ़ेंगे। आपने कहा कि सर आपने बता दिया एमपीजी के पढ़ लिया, हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ ली, आईटी पढ़ ली, संवैधानिक आयोग पढ़ लिए, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट, इट इज ए बिग। अब आप बोलेंगे कि व्हाट अबाउट द 10% ऑफ द सिलेबस, तो 10% ऑफ व्हाट अबाउट द 90% ऑफ द सिलेबस, तो 90% ऑफ सिलेबस इट्स ए बिग इशू फॉर यू। व्हाई? क्योंकि आपको लगता है कि तो पहाड़ खड़ा हुआ है, इसके ऊपर कैसे चढ़ेंगे। तो इसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि हर चीज के लिए समस्या है तो समाधान है। समाधान अक्सर समस्याओं की पीठ पर सवार होता है। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। यहां पर जो टॉपिक है कि आपके सामने ये है कि आपने बता दिया कि ये 10% तो हमारा 50% पार्ट कवर कर रहा है, लेकिन ये जो 50% है इसके बारे में बताइए। एग्जाम में जो 50% क्वेश्चन है उनका क्या करेंगे, 60 हो गए ये तो क्या करेंगे, और इशू है। इधर से 50+ की संभावना है, लेकिन इधर से भी तो 50+ हो सकता है। पेपर सेटर कहां से क्या पूछ ले, तो भाई ये 10% को कैसे हम तैयार करेंगे, तो उसकी मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं। जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस है, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थशास्त्र नहीं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, नॉट द इकोनॉमिक्स, और आपका विज्ञान, सामान्य विज्ञान जो होता है, इसे सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में ये सब आती है, बायोलॉजी वगैरह। तो ये इसको कैसे तैयार करें, और फिर करंट्स का भी हमारे सामने समस्या रहेगा, उसको कैसे करें, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। आप अभी आपके पास समय नहीं है इन सब चीजों को पढ़ने का। पढ़ भी लिया तो बहुत अच्छा, लेकिन अब आप कैसे पढ़े इसको मैं वो बताने जा रहा हूं। किसी भी सिलेबस के आधार पर, कोई भी सिलेबस आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज स्टेट की हो, यूपीएससी की, उसमें ये सब शुरू से ही चले आ रहे हैं। ये सब टॉपिक्स दे वेयर इन द सिलेबस फ्रॉम देयर beginning when the examination was commenced
इन इंडिया, शुरू से ही इतिहास भूगोल ये सब रहा है। तो ये तो रहा, ये सिलेबस पूछा गया है। तो आप देखें 5-10 साल में जो 5-6 साल में जो है 5-6 ईयर्स में लगभग 60% सिलेबस, फिर अगले 5-6 ईयर्स में फिर इसका लगभग 30% सिलेबस, कुछ वापस रिपीट हुआ इसमें से 30% यहाँ रिपीट हो गया, 70% रिपीट हो गया, 30% सिलेबस। फिर आप देखें रेस्ट ऑफ द 5-6 ईयर्स में फिर 30% सिलेबस, इसमें से फिर कुछ रिपीट हुआ, इसमें से कुछ रिपीट हुआ, कुछ यहाँ से रिपीट हुआ। इस तरह से आप पाएंगे कि अगर आपने 20 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व पेपर्स छुड़ा लिए, 20 ईयर्स सॉल्व पेपर्स, तो उसमें हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, ये सब चीजें जो है, और इवन कंप्यूटर वगैरह जो पहले अलग से टॉपिक नहीं हुआ करता, कंप्यूटर हो, सबका ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, करंट्स की बात नहीं, करंट्स जो आज 2022 में कोई जीवाश्म मिला है, कहीं से कोई फॉसिल की खोज हुई है, कोई हिस्टोरिकल कोई मोन्यूमेंट्स मिला है, कोई इंस्क्रिप्शन मिला है, कोई सील मिली है सिंधु घाटी से, भी लेटेस्ट पेपर में आया 2 महीने पहले, और पेपर सेटर का ध्यान गया और उन्होंने पूछ लिया, वो एक अलग चीज है। करंट से रिलेटेड करके ही आपको ये टॉपिक्स पढ़ना चाहिए जब आपकी स्टडी 6-8 महीने की हो, लेकिन अभी आपको 1 महीना है, उसमें आप कैसे कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं तैयारी, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। तो आप ये देखिए कि ये जो चीजें हैं, ये सब ये 20 ईयर्स के पेपर्स में कहीं ना कहीं एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडवायल हो, या आपका मॉडर्न हो, ये सब चीजें जो है पूछी जा चुकी है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता पे कई सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो गए, सभी लगभग। ऐसे ही मॉडर्न में सब स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने 4 बार पूछा जा चुका है। इतना रिपीटेशन करना पड़ता है कि जो बहुत मेजर फैक्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वही तो पूछे जाते हैं। तो बार बार फिर वो रिपीटेशन शुरू हो जाता है 8-10 साल में। तो 2-2 बार पढ़ने को मिलेंगे, 3-3 बार पढ़ने को मिलेंगे क्वेश्चंस। और क्यों मिलेंगे? क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट मास्टर स्ट्रेटजी। यही तो है मास्टर स्ट्रेटजी कि आप जब सिलेबस जो होता है उस सिलेबस के बाद फिर नया सिलेबस तो कोई जोड़ा नहीं गया, कोई नया इतिहास तो जोड़ा नहीं गया, कोई भूगोल ऐसा तो नहीं कि अब एलियन का भूगोल आ जाएगा, एलियन की दुनिया आ जाएगी, दुनिया वही है, भूगोल वही है। तो वो फैक्ट्स पे रिपीट होना ही है, वो चीजें पूछी जाना ही है। तो इस कारण से ही मैं बोल रहा हूं कि वो अब जब आपने 20 साल के सॉल्व पेपर छुड़ा लिए तो आपने ऑलमोस्ट 99% पार्ट ऑफ दिस सिलेबस ऑन दिस सब्जेक्ट्स आपने कवर कर लिया, पढ़ लिया। और क्या चाहिए आपको? जब आपने सिलेबस इस तरह से स्मार्टली प्रिपेयर कर लिया, और इससे फायदा क्या हुआ? 2 फायदे हुए इस सॉल्व पेपर्स को पढ़ने के। नंबर 1 फायदा क्या हुआ? सिलेबस, entire syllabus you get completed in specified very limited time given to you. How much time is available? Count from this day. Only 20-25 days are there. So within that specified time, how you can get completed your entire syllabus? 6 महीने लग जाएंगे आपको। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी पे आइए, आप मुकेश माहेश्वरी की स्ट्रेटजी पे आइए, सिलेबस को मात्र 20-25 डेज में कंप्लीट कर लीजिए, सिर्फ इसके आधार पे। और एक और आपको फायदा इसका क्या मिलेगा कि जो नेचर ऑफ द पैटर्न है, इससे आप क्या हो जाएंगे? फेमिलियर हो जाएंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, एमसीक्यूज कहां से पूछे जा रहे हैं, सोर्स क्या है इसका, ये सब चीजें आपको पता लगेगी। जब आप एमसीक्यूज छुड़ाएंगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा, एमसीक्यूज कैसे पूछे जा रहे हैं, कहां गलती हो रही है। इफ एनी एरर इज ऑकर, ठीक है, यू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस रॉन्गली, व्हाई यू परस्यूड द क्वेश्चंस रॉन्गली, तो आपका परसेप्शन का करेक्ट होगा, क्लियर होगा
कि इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना था इसलिए आंसर गलत नहीं है, हम पढ़ गलत पाए हैं। कैसे? मुझे क्वेश्चन किया, सर आपकी जो मैप वाली एमपी मैप है इसमें फलाने पृष्ठ पे, उन्होंने बकायदा फोटो खींच भेजा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ताप्ती नदी कहां गिरती है? तो आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 4 में कि ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ कैम्बे इसमें गिरती है, खंबात में। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वहीं पे नीचे आपने गलती कर दी। क्या गलती कर दी हमसे? वो बोल रहा है कि आपने फिर पूछा वही क्वेश्चन, ताप्ती नदी कहां गिरती है, उसमें ये ऑप्शन ही नहीं दिया आपने, और उसका आपने बताया अरब सागर में गिरती है। मैंने उनको लिखा, भाई यूनियन बाइसेक्ट्स ये सब पढ़ा मैं इसमें? नहीं पढ़ा। एक बात बताओ, ये अरब सागर है, इसमें खंबात की खाड़ी है, अगर ये यहां गिरती है तो ये अरब सागर में भी गिरती है ना। अच्छा सर, बिल्कुल, नाउ दैट फैक्ट इज क्लियर टू मी। तो भाई जब आप ये एमसीक्यूज इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा गलती कहां होती है, इन बिटवीन दी लाइंस भी क्या छुपा हुआ है। क्वेश्चंस को यू विल बी एबल टू डेसिफर इट प्रॉपरली, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ऐसी गलतियां होगी फिर करेक्शंस होगा, फिर आपकी कमांड होगी क्वेश्चंस को पढ़ने की, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। और एग्जाम के दौरान जब वहां बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं आप, ये गलतियां स्वाभाविक रूप से हो सकती है, लेकिन आपने ऐसे प्रैक्टिस कर ली तो वो गलतियों से आप बच जाएंगे, और कॉन्फिडेंस में जब आपका एग्जाम देंगे तो प्रेशर भी रिलीज कर पाएंगे। ये फंडा है। तो ये मैंने जो आपको बताया इस स्ट्रेटजी के बारे में, मैंने आपको लगभग ये सब चीजें मास्टर स्ट्रेटजी के तहत डिस्कस की है। आपको अब करना यह है कि मुकेश माहेश्वरी ऐप पे चले जाना है, रेगुलर आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा, और वहां पे इन सब के बारे में टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, करेंट्स के पेपर्स भी मिलेंगे। और करेंट्स को जब आप तैयार करेंगे तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम आएगी, करेंट्स हम कैसे पढ़ें। अब रह जाता है मैटर करेंट्स वाला, तो करेंट्स आप कैसे पढ़ेंगे? करेंट्स को मैंने रेड लाइट में दिखाया, रेड पेन से दिखाया। क्यों? करंट लगता है इसको पढ़ने में, शॉक लगता है इसको पढ़ने में, क्योंकि टिपिकल मामला बना लेते हो आप। क्यों बना लेते हो? कि आप रेगुलर पढ़ते नहीं हो, न्यूज़ सुनते नहीं हो। बीबीसी सुनना चाहिए, बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर आप न्यूज़ ढूंढते हो, ये थोड़ी तरीका। आप न्यूज़पेपर पढ़िए भाई। न्यूज़पेपर जो है बहुत अच्छे न्यूज़पेपर्स की तो बहुत कमी हो गई है, एड विज्ञापन से भरे रहते हैं। फिर भी आपको अपने काम की चीज़ यहाँ से देख लेना है, चाहे वो डीबी हो हिंदी में, इंग्लिश में हिंदुस्तान टाइम्स हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो। हिंदू तो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, उसको मैं प्रेफर कम करता हूँ। इसी में सब कुछ मिल जाएगा आपको, ज़्यादा न्यूज़ भी मिल जाएगी, ये आप पढ़िए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़ सुनिए आप। न्यूज़ कहाँ से सुनेंगे आप? न्यूज़ जो है वो बीबीसी की आप सुनिए, ठीक है। विविध भारती सुनिए, वहाँ पे भी समाचार आते हैं। डीडी न्यूज़ सुनिए, ये सब आप देख सुन सकते हैं। तो ये करेंट्स की कोई एक अच्छी पत्रिका जो है उसकी बहुत कमी है, बहुत सारा मैटर दे देते हैं। फिर भी प्रतियोगिता दर्पण वगैरह ऐसी जो पत्रिकाएं हैं वो आप पढ़िए, मैगजीन्स। तो ये करेंट्स की आपको तैयारी ऐसे होती है, लेकिन आपके पास में अब समय नहीं। जो पढ़ना था पढ़ लिया, नहीं पढ़े नहीं पढ़े। अब क्या कर सकते हैं आप? तो करेंट्स के ऊपर आप एक काम कीजिए, हमारे जो मुकेश माहेश्वरी ऐप है उसमें मैं करेंट्स के ऊपर टेस्ट लूंगा, फ्रेम करूंगा। मैं क्वेश्चंस फ्रेम करूंगा और उन क्वेश्चंस को फ्रेम करके आपका टेस्ट भी लूंगा, और इसके ऊपर पहले आपको एक संक्षिप्त सा लेक्चर दूंगा। करेंट्स कैसे मेरा पढ़ने का जो है आइडिया रहा है, आदत रही है, उसको आपको समझ में आएगा। एक ही करेंट्स को उठा के हम बहुत सारे फैक्ट्स को कैसे टच कर सकते हैं, क्योंकि करेंट्स डायरेक्ट हिट नहीं होता, इनडायरेक्ट भी हिट होता है। मारियोपोल यूक्रेन में है, तो मारियोपोल यूक्रेन में है तो कौन इंपॉर्टेंट है? मारियोपोल भी इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन आपको लगेगा, यूक्रेन से पूछा है यूक्रेन की राजधानी क्या है, क्यों, खारकिव ये क्या है, डोनबास क्या है। अरे कोई
ऐसा डेप्थ वाला क्वेश्चन, मारियोपोल एक सिटी है, लैंडलॉक्ड सिटी है, कोस्टल सिटी है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्रीमिया कहाँ है, बेलागोरोद कहाँ है, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। रूस रशिया यूक्रेन जो वार चल रहा है उसके बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हो सकते हैं। नेटो क्या है, वारसा क्या है। आप बोलोगे वारसा तो आया ही नहीं अस्तित्व में, मतलब चर्चा में, अस्तित्व में था वो 1954 में, जब 49 में इन्होंने बनाया नेटो, तो उसके अगेंस्ट में यूएसएसआर लीड वारसा पैक्ट तैयार हुआ था। ये सब फैक्ट्स मैं बताऊंगा आपको। एक फैक्ट को उठा के हम कैसे इंटायर यूक्रेन रशिया वार के साथ साथ उसके जो एक्सटेंशन है उन सबको टच कर सकते हैं, जिससे हमारा एक समग्र पिक्चर सामने आ जाए कि दिस इज द करंट। ओके, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर लेक्चर्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे इस स्ट्रेटजी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।